हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन पॉलिटी में ये हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भारत के राष्ट्रपति का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। इसके अलावा यह संसद का अभिन्न अंग होता है और पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट जब भी पारित होगा जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करेगा। कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में राष्ट्रपति से संदर्भ देख लिया था, जैसे कि आप देखेंगे। हमने देखा था कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में हमने ये देखा था कि आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसकी चर्चा की गई है। और इन सबसे रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट थे उनको हम डिस्कस कर चुके थे। चलिए, तो अब वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसकी सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें लास्ट टॉपिक में हमने छोड़ा था बैलेट पेपर पर। अगर आपको याद हो तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये था बैलेट पेपर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो यहीं से इस लेक्चर की शुरुआत होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो बैलेट पेपर होते हैं जिनसे हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जो कि गुप्त मतदान है, उसमें आप पाएंगे कि दो प्रकार के बैलेट पेपर होते हैं, दो कलर के, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का। जो हरे कलर का बैलेट पेपर होता है वो बेसिकली सांसदों के लिए होता है, यानी जितने भी हरे कलर के बैलेट पेपर होंगे ये माना जाएगा कि उनकी जो वोटिंग हुई है वो सांसदों ने की है। और जो पिंक कलर के होते हैं वो एमएलए यानी कि विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये विधायक के मतलब कलर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? इसके अलावा हमने देखा था कि जब राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लिया जाता है तो हमारे एमएलए यानी कि विधायक और हमारे एमपी यानी कि सांसद भाग लेते हैं। तो इनकी वोट वैल्यू क्या होती है, हमको ये देखना है। देखिए, एक जो एमएलए होता है उसका मत मूल्य क्या होता है, यानी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए। यानी एक एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है वो क्या होती है और कैसे निकाला जाता है उसको। तो उसका एक फॉर्मूला है कि अगर आप एक एमएलए यानी विधायक का मत मूल्य देखना चाहते हैं तो आपको वहां पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यानी राज्य की कुल जनसंख्या को लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनका मल्टीपल करना पड़ेगा 1/1000 से। तो जो भी निकल के आएगा वो हमारा एक एमएलए का मतमूल्य होगा, है नी। जो हमारा एक विधायक होगा उसका ये वोट वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एमपी का वोट वैल्यू निकालना चाहें, यानी एक सांसद का मत मूल्य अगर हम निकालना चाहें, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए भी बताया गया कि जो सभी राज्यों के विधायकों का जो मत मूल्य होता है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर अपॉन, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। और इसका भी जो आंसर निकल के आता है वो एक एमपी का वोट वैल्यू कहलाता है। अब देखिए, अगर हम एमएलए की बात करते हैं तो एक राज्य के अगर अलग-अलग एमएलए हैं तो उनका जो मत मूल्य होगा वो समान होगा। यानी एक ही राज्य के अलग-अलग एमएलए का जो वोट वैल्यू होता है वो सेम होता है, लेकिन अलग-अलग राज्यों के जो एमएलए होंगे उनका वोट वैल्यू सेम नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 45 विधायक हैं। तो सभी विधायकों का मतमूल्य जो होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के विधायक और उत्तर प्रदेश के विधायक, तो इन दोनों का मतमूल्य अलग-अलग होगा। ये कहने का मेरा तात्पर्य है। ठीक? अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट याद रखते हैं। जैसे जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे लिखना है राज्य की कुल जनसंख्या। तो ये जो पॉपुलेशन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु जो जनसंख्या का आधार माना गया है वो है 1971 का सेंसस, यानी 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया गया है राष्ट्रपति के चुनाव हेतु। और 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसको 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में जो है 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। यानी 1971 वुड बी कंसिडर्ड एज द बेसिस इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टिल 2026, यानी 2026 तक। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका जो जनसंख्या का आधार है वो क्या है, तो आप बताएंगे 1971 की जनगणना, सेंसस ऑफ 1971। इसको कब तक के लिए स्थायी कर दिया गया है, तो आप बताएंगे 2026 तक के लिए, टिल 2026। और ये किसके द्वारा किया गया है, 84th CAA 2001। ये यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखिए 84th यानी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा ये प्रोविजन किया गया है।
आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं अब आगे समझिए। एक जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है, उसके लिए एक न्यूनतम कोटा होता है, एक मिनिमम कोटा होता है, तो हमें समझना है मिनिमम कोटा क्या होता है। तो देखिए, द पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर द प्रेसिडेंसी, मतलब जो राष्ट्रपति पद के लिए सफल घोषित उसी को किया जाएगा हु हैज, जिसके पास मोर देन वन वोट ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल वैलिड वोट, that is gets more than 50% of the votes. This is called minimum quota. क्या? जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सक्सेसफुल माना जाएगा, सफल घोषित किया जाएगा, जो कुल वैध मतों के कम से कम आधे से एक मत अधिक प्राप्त करता है, यानी 50% प्लस वन। इसी को हम बोलते हैं न्यूनतम कोटा। तो ये जो लैंग्वेज लिखी है, इससे अच्छा है कि आप ये समझ रहे हो, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 50% प्लस वन, न्यूनतम कोटा ही होता है। तो मिनिमम कोटा इज इक्वल टू टोटल वैलिड वोट अपॉन टू प्लस वन, यानी इसमें वैलिड वोट क्या, जो इनवैलिड वोट होंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा, केवल और केवल वैलिड वोट को ही काउंट किया जाएगा। तो न्यूनतम कोटा अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो आप बताएंगे कुल वैध मत अपॉन टू प्लस वन, यानी ये 50% हो गया और प्लस वन। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, यही बात ये पूरी लैंग्वेज कहती है। तो आपको जो सूटेबल लगे आप उससे सारी चीजें अपनी ग्रैब करिएगा। चलिए, अगर इफ नो कैंडिडेट ऑब्टेन्स द मिनिमम कोटा, यदि कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त ना करे, देन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग इज स्टार्टेड, तो द्वितीय चरण की गणना प्रारंभ की जाएगी। और ऐसा कई बार होता रहेगा। और ध्यान रखना, अभी तक जो सेकंड राउंड का जो काउंटिंग हुआ है, उसके केवल एक ही ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके समय में सेकंड राउंड का जो काउंटिंग हुआ है वो है वीवी गिरी। तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहेंगे वीबी गिरी, उनके समय में सेकंड राउंड का काउंटिंग हुआ था। तो ये भी एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो हमने समझ लिया न्यूनतम कोटा क्या होता है, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एमपी क्या होती है ना, बैलेट पेपर के हमने कलर दिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आर्टिकल है 56, अनुच्छेद नंबर 56 क्या कहता है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो हमारा राष्ट्रपति बनेगा व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार, उसका टेन्योर क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा। यहाँ पर अब कार्यकाल की बात की जाएगी। तो देखिए, कार्यकाल जो होता है दोस्तों, वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। द प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, मतलब जिस दिन उसने पद ग्रहण किया है उसकी तारीख से लेके अगले 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रहेगा। लेकिन वह 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकता है, रिजाइन दे सकता है। और ये रिजाइन लिखित रूप से किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को, यानी ये रिटर्न देगा किसको, हैंड एड्रेस देगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। और जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये इसकी इंफॉर्मेशन देगा, ये इसकी सूचना देगा किसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना किसको देता है, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को, वो भी लिखित रूप से रिटर्न फॉर्म में। और इस बात की सूचना उपराष्ट्रपति जो है वो किसको देता है, वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम office by impeachment in the manner provided in Article 61 on the ground of violating of the Constitution, मतलब एक तो त्याग पत्र वो स्वयं देगा, या उसका 5 वर्ष हो जाएगा, या इससे अदर देन कोई एक रीजन जिसके आधार पर उसको हटाया जा सके, तो वो है इम्पीचमेंट। ये आर्टिकल 61 में आपको चर्चा देखने को मिलेगा, जिसमें संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और इस महाभियोग की प्रक्रिया के पारित होने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 56 में हमने कुछ बातें देखी। वही याद रखेंगे, अगर पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है, मान लीजिए उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई ऐसी स्थिति रही कि अभी निर्वाचन नहीं हो पाया, तो वो अपने पद पर बना रहेगा। और कब तक, जब तक कि उसका सक्सेसरशिप, उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। मान लीजिए आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर ना आ जाए। ये ऐसी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं। क्लियर है? तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 56 हुआ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57। इसमें पुनः निर्वाचन की पात्रता है दोस्तों, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। देखिए, हमारे देश में ऐसा प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए खड़ा हुआ है और वो चुनाव जीत चुका है, तो नेक्स्ट टाइम वो अगेन री इलेक्शन यानी पुनः निर्वाचन लड़ सकता है और बन सकता है। ऐसा कईयों बार हो सकता है। तो बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, यानी पुनः निर्वाचन हेतु योग्य होगा, यानी ऐसा कई बार बन सकता है वो भारत का राष्ट्रपति। तो ये आर्टिकल 57 कहता है री इलेक्शन की बात। ठीक, आप की पॉइंट उठाएंगे, जैसे यहाँ से री इलेक्शन उठाना है, यहाँ से क्वालिफिकेशन उठाना है, वहां से एलिजिबिलिटी उठाना है। क्लियर है? तो हम आर्टिकल 58 की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। दोस्तों, योग्यता का मतलब है क्वालिफिकेशन, कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो आयु है वो 35 ईयर हो चुकी हो, यानी हैज कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स। इसके अदर देन लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। यानी वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा जो ये तीन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेगा। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है, वो कहता है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी उसको किसी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद को क्या क्या नहीं माना गया है, तो उसके एक्सेप्शन हम बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं प्रेसिडेंट है, और दूसरा अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, या केंद्र या राज्य का कोई मंत्री है, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट की चेयर छोड़ देगा। कोई गवर्नर अगर प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है तो वो गवर्नर की कुर्सी छोड़ देगा। इसी प्रकार से ये सारी जो पोस्ट हैं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक। हालांकि लाभ का पद हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, समय समय पर इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कराता है। अदर में और क्वालिफिकेशन में क्या याद रखना है दोस्तों, आपके लिए अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसके साथ में उसके 50 प्रपोजर होने चाहिए, 50 प्रस्तावक, और 50 ही सपोर्टर होने चाहिए। यानी इन 50 के अलावा 50 सपोर्टर होने चाहिए जो अनुमोदन करेंगे, और ये सभी के सभी एमपी होना चाहिए, यानी सांसद होना चाहिए। 1997 से पहले इनकी संख्या 10-10 थी, जो अभी वर्तमान में 1997 के बाद 50-50 है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ाना है, उसको 15,000 रुपए की जो मनी है, राशि है, वो जमानत करनी होगी। जमानत राशि जब जो है जमा करनी होती है कहाँ पर, हमारे आरबीआई में। तो ये सारे फैक्ट हैं उसके क्वालिफिकेशन से लेकर, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये हमारा उठ गया आर्टिकल 58। चलिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं, कंडीशन क्या है अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। तो देखिए, पहली कंडीशन इसमें बताई गई है कि वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। मान लीजिए मैं किसी राज्य की विधानसभा से व्यक्ति हूँ, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश की किसी छोटी विधानसभा से कैंडिडेट हूँ, और विधायक हूँ मैं। उसके बाद मैं राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनना चाहता हूँ, राष्ट्रपति का उम्मीदवारी दिखाना चाहता हूँ। तो अगर राष्ट्रपति के रूप में मैं नियुक्त हो जाता हूं, तो मुझे अपनी जो विधायक की कुर्सी है वो छोड़नी पड़ेगी, या मैं सांसद की कुर्सी पर था तो मुझे सांसद की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन चुका है, इलेक्ट हुआ है वो प्रेसिडेंट के लिए, तो ना तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य माना जाएगा और ना ही राज्य के विधानमंडल का। अगर वो सदस्य माना जाएगा तो वो प्रेसिडेंट की जो उसकी जो चेयर है वो उससे छीन ली जाएगी। कहने का तात्पर्य अगर नॉर्मली आप याद रखेंगे तो क्या होगा कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य के किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग टर्म और आफ्टर टर्म प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कार्यकाल के दौरान या उसके पश्चात भी वह किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। ठीक। फॉर सिक्योरिटी रीजन, ताकि प्रेसिडेंट कोई ऐसे निर्णय ना ले जो सत्ता पक्ष के लिए मतलब सत्ता पक्ष की ओर झुकाव दें, इस वजह से ये प्रोविजन किया गया है। अगला, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब निःशुल्क उसको आवास दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाएंगे, उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री टेलीफोन सुविधा दी जाएगी, एंड अदर अलाउंसेस भी और प्रिविलेज भी उसको दिए जाएंगे। तो उसको मुफ्त टेलीफोन सुविधा और अन्य भत्ते तथा विशेषाधिकार भी राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। ठीक। हालांकि एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो राष्ट्रपति वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 है, इसमें कहा गया है कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में, द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 लाख सैलरी, मतलब हर महीने जो हमारे राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती है वो 5 लाख है। ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, 2018 में ये तनख्वाह बनाई गई है। किस अधिनियम के तहत, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम के तहत। ध्यान रखेंगे, जो हमारा प्रेसिडेंट का सैलरी है ये ड्रॉन होता है कंसोलिडेटेड फंड पर, मतलब जो भारत की संचित निधि है उस पर ये भारित होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में उसके कार्यकाल के दौरान नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। क्या कहने का मतलब है कि जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं शैल नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, मतलब जब तक वो अपने पद पर है उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं होंगे। ये आर्टिकल नंबर हमारा 59 हुआ। चलिए, आगे हम बात करते हैं 60 की।
इसमें ओथ यानी शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति की। देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो आप बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति को आप राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश हमारे सीजीआई नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक, ये आर्टिकल नंबर 60 हुआ। आते हम 61 पर। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 कहता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों, महाभियोग क्या है, अब इसको समझते हैं अच्छे से। इट इज अ रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर टर्म, यानी कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है क्या, महाभियोग। महाभियोग की जो प्रोसेस है, जो प्रावधान है, हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ओनली ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हम अपने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। और जो महाभियोग वर्ड है ना, दिस वर्ड फाउंड इन टू आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये शब्द है संविधान में दो अनुच्छेदों में देखने को मिलेगा। एक हमने 56 में पढ़ा हुआ है, दूसरा 61 जो हम पढ़ रहे हैं। 56 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है उसमें ही बताया जाता है कि इम्पीचमेंट के थ्रू, और आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट की प्रोसेस की बात करता है कि प्रक्रिया क्या है। अब समझते हैं इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग प्रक्रिया है क्या। दोस्तों, महाभियोग का जो प्रस्ताव है, जो रेजोल्यूशन है, ये इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो यह प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, मिनिमम सपोर्ट टू मूव द रेजोल्यूशन, प्रस्ताव लाने के लिए जो न्यूनतम समर्थन चाहिए वो कितना है, 1/4 ऑफ एमपी, मतलब 1/4 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए, तब जाके आप ये प्रस्ताव लेके आ पाओगे किसी भी हाउस में। अगर लोकसभा है तो लोकसभा का 1/4, और राज्यसभा है तो राज्यसभा का 1/4, जो मेंबर रहेंगे उनका लिखित हस्ताक्षर चाहिए। उसके अलावा ये जो प्रस्ताव लाने से पूर्व इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमारे प्रेसिडेंट को, वो भी 14 दिन पहले। तो राष्ट्रपति को उसकी 14 दिन पहले भी सूचना देनी पड़ेगी। ये सारे जब कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे, तब ये प्रस्ताव किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस्ड किया जाएगा। अब मान लीजिए ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं, तो अब यहाँ पर समझिएगा, पार्लियामेंट में मान लीजिए सबसे पहले लोकसभा में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें सीक्वेंस में अरेंज की हैं, आप समझना। लोकसभा में ये प्रस्ताव आता है तो पहली एक सिचुएशन में क्या हो रहा है, स्टेप 1, इसमें 1/4 लोगों का लिखित नोटिस चाहिए पहले तो, यानी जो लोकसभा की टोटल मेंबरों का जो संख्या है उसका 1/4 लोगों का लिखित हस्ताक्षर चाहिए। लिखित हस्ताक्षर मिलने के बाद 14 दिन बाद तक कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि हम इस समय नोटिस दे चुके होंगे प्रेसिडेंट को। अब 14 दिन तक हम वेट करेंगे। 14 दिन के बाद जब ये लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित करेंगे इसको। अगर ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, देन ये पहुंचेगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी इसको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, और राज्यसभा से भी अगर ये 2/3 बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर राज्यसभा में राष्ट्रपति पर जांच की जाएगी। जांच के लिए कोई समिति भी बनाई जा सकती है, और इसी दौरान राष्ट्रपति को अपनी सफाई के लिए भी समय दिया जाता है। ठीक, ये पूरी प्रोसेस है राष्ट्रपति को हटाने की। हालांकि एक और फ्लो चार्ट से मैंने इसको समझाया हुआ है आगे। फिलहाल आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है दोस्तों, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे। दूसरा, इसमें पार्टिसिपेटेड जो मेंबर हैं, भाग लेने वाले सदस्य हैं, वो ओनली ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सिर्फ संसद के सभी सदस्य होंगे। वो भी कैसे, निर्वाचित और मनोनीत। अब ध्यान रखना, ये निर्वाचित और मनोनीत में से केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं संसद के। ठीक, जबकि निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखने। अब ये फ्लो चार्ट और देखेंगे आप, एक बार देखिए। मान लीजिए जो बिल है वो लाया गया कहाँ पर, लोकसभा में। यहाँ पे बताया गया कि राज्यसभा में कोई भी हाउस लेके आ सकता है। अगर राज्यसभा लेके आ रही तो उसका 1/4 हस्ताक्षर, और लोकसभा लेके आ रही तो उसका 1/4। उसके बाद लोकसभा में आया, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा। मान लीजिए राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होगा। उसके बाद लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा से आए तो लोकसभा में जाएगा। तो अपन लोकसभा को लेके भी चल रहे हैं। तो लोकसभा में इसको पारित किया गया। पारित करने के बाद 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद ये अगले सदन में जाता है, अगले सदन में नहीं, राज्यसभा में। राज्यसभा में उस पर आरोपों की जांच होगी। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा।
जांच अगर सही होती है तो इम्पीचमेंट जो पास्ड हो जाएगा, जो प्रस्ताव दिया है वो पारित माना जाएगा, और जैसे ये प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। यही प्रोसेस है इम्पीचमेंट प्रोसेस, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 61 में डिफाइन की गई है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 62। राष्ट्रपति पद रिक्तता को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, या आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचित हमारे व्यक्ति होंगे उनकी पदावधि, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। क्लियर है? अब देखिए जरा, पद रिक्तता, पद रिक्तता को समझने के लिए पद रिक्तता को हम दो हिसाब से देख सकते हैं। एक तो एक्सपायरेशन ऑफ टर्म हो जाए उसका, यानी तो उसकी कार्यकाल समाप्ति हो जाएगी तब पद रिक्त होगा, या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। जब राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है तो क्या सिचुएशन रहती है? देखिए, पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव कराने होंगे। पहली बात तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो टाइम ड्यूरेशन है वो खत्म होने वाला है, तो उससे पहले ही आपको इलेक्शन करा लेने होंगे। लेकिन यही लिखा है, इलेक्शन विल हैव टू बी हेल्ड बिफोर द एंड ऑफ द टर्म, बट इफ डज नॉट हैपन, यदि ऐसा नहीं होता है तो जो पूर्व राष्ट्रपति है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उत्तराधिकारी चुनकर ना आ जाए, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। बट इफ डज नॉट हैपन, देन द ओल्ड प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू इन हिज पोस्ट अंटिल हिज सक्सेसर टेक ऑफिस। ठीक, ये याद रखना है। तो यह कार्यकाल की समाप्ति की सिचुएशन। लेकिन अदर में, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, या वो रिजाइन दे देता है, या उस पर महाभियोग पारित हो जाता है, या उसका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड हो जाता है, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति को तुरंत हटा दिया जाएगा, या मृत्यु हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हटा माना जाएगा, खुद वो त्याग पत्र दे देगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा वाइस प्रेसिडेंट पहले चेयरमैन करेगा, मतलब उस पद को हमारा उपराष्ट्रपति संभालेगा। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती है कि उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर सीजेआई काम करेगा। यानी जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति की किसी कारण से सीट वैकेंस है, तो फिर हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। मान लीजिए हमारे सीजेआई भी उपस्थित नहीं है उस समय, तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो इस पोस्ट को संभालेगा। और इन सभी को कहा जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब है इनके द्वारा किए गए सभी कार्य, लिए गए सभी निर्णय ऐसे ही माने जाएंगे जैसे कि रियल राष्ट्रपति हो हमारा। ठीक, हालांकि इनको बोला जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी इनकी 6 मंथ, अधिकतम अवधि 6 माह होगी। यानी ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 माह तक इस पद पर रह सकते हैं, उसके बाद चुनाव कराने होंगे, फिर नया राष्ट्रपति चुनकर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये पद रिक्तता की कुछ स्थितियां हैं जो आर्टिकल 62 में डिफाइन की गई हैं। बस, अब हमारा लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देन हमने आर्टिकल से रिलेटेड प्रेसिडेंट के संदर्भ में जो भी पॉइंट और फैक्ट है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद प्रॉपर अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी होती हैं, इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है, राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है भर लिया जाएगा। द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन, हम सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है, 6 मंथ, 6 माह के भीतर भीतर हमें इस पोस्ट को भर लेनी होगी। कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया है? 6 मंथ। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली 6 मंथ, 6 माह। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? क्या लिखा है? इन केस ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल्स vacant ड्यू टू हिज डेथ, रिजाइनेशन, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। तो यही एज इट इज जो वर्ड यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसी 1995। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हमारा वाइस प्रेसिडेंट इस पोस्ट को संभालेगा। ठीक, उपराष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो कोई भी रीजन हो, चाहे मृत्यु हो, त्यागपत्र हो, कोई भी रीजन हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाए, यानी राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो मैंने आपको बताया था फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वो यानी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन भैया, इफ इन इंडिया द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स vacant at one point of time,
द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विल टेम्पररी बी हेल्ड बाय। तो हम बताएंगे द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पर भी आपको यही बताया गया कि मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्रेसिडेंट की इन कारणों से वेकेंट सीट है, तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश फिर इस कार्य को करते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? एट लीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रियोर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैंने कहा था ना आपको, 14 दिन पहले हमें ये नोटिस देना होगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ऐसे बहुत से भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हालांकि अभी केवल मैं दो चार क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ। ये टॉपिक खत्म होने के बाद पूरी इसकी एमसीक्यू एक सीरीज रहेगी जिसमें हम प्रॉपर प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम में, यूपीपीएससी में, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।